स्टूडेंट, सर कासिम आपके साथ मुखातिब है। आज के लेक्चर नंबर 17, चेरनोबिल एक्सीडेंट इन 1986। ये क्या चीज है? आज मैं आपको एक मशहूर एटमी हादसे के हवाले से जो यूरोप में पेश आई थी आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इस वाक़े को, इस एक्सीडेंट को गौर से सुने। इंशाअल्लाह ये एक इंफॉर्मेशन भी है और ये एक आज आपका टॉपिक भी है। चेरनोबिल एक्सीडेंट ये एक एटमी धमाका था जो कि 1986 यानी 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल जो कि यूक्रेन का एक इलाका था, वहां पर एक पावर स्टेशन था। उस पावर स्टेशन का नाम चेरनोबिल पावर स्टेशन के नाम से याद किया जाता है। ये चेरनोबिल जो कि यूक्रेन और उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था और आजकल बेलारूस का हिस्सा है। याद रखिए कि ये वाकया कैसे पेश आया और इसकी क्या क्या असरात पूरी दुनिया के लोगों पर हुए, खुसूसी तौर पर यूरोप के लोग इससे कैसे मुतासिर हुए और आज इस इलाके का क्या हाल है। डियर, बात शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जिस तरह साइंस ने हमें फैसिलिटेट किया है आज के दौर में, यकीनन ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और इससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ यानी साइंस ने हमें इतना फैसिलिटेट किया है कि 100-200 साल पहले वो लाइफ जो बादशाह गुजारते थे आजकल एक आम इंसान भी गुजार रहा है और वो लाइफ बादशाह भी तस्वर नहीं कर सकता था जिसको हम आज गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज लाइफ में आपको अवेलेबल है और ये सारे साइंस की मरहूनी मिन्नत है। याद रखिए कि ये साइंस जितना हमें फैसिलिटेट कर रहा है उतना ये खतरे से भी खाली नहीं है। तो इन खतरात में एक अहम खतरा चेरनोबिल एक्सीडेंट था। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये यूक्रेन का एक हिस्सा है। बेलारूस से 130 किलोमीटर के शुमाल पर एक इलाका है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर थे। न्यूक्लियर रिएक्टर डियर वो रिएक्टर है, वो पावर स्टेशन है जहां पर एटमी तवानाई से बिजली बनाई जाती है। वहां पर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे और ये यूरोप सोवियत यूनियन का ये जबरदस्त न्यूक्लियर रिएक्टर थे और उस वक्त भी फुल मॉडर्न फैसिलिटी से वो मालामाल थे। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर सोवियत यूनियन ने 1973 में बनाया, फिर इसके बाद 1977 में, फिर इसके बाद 1981 में और फिर इसके बाद 1983 में। ये 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। एक्सीडेंट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में पेश आया। 25 अप्रैल 1986 को रात 1:06 पर तजुर्बा शुरू कर दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इस बात पर कि अगर किसी तरह इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद हो जाए तो टरबाइन के साथ जनरेटर इसको कैसे कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडा कैसे करेगा इन टरबाइन को। इस पर पहले भी 3 मरतबा एक्सपेरिमेंट कर चुके थे लेकिन उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। 25 अप्रैल जब रात 12 बजे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया तो उसी इलाके में एक और पावर स्टेशन था, वहां पर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद हो गई
तो इसलिए इस तजुर्बे को बंद करना पड़ा। वहां पर हंगामी तौर पर सारे टेक्नीशियन को भेज दिए गए और वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई उस पावर स्टेशन में बहाल कर दी। तो 24 अप्रैल की रात 1 बजे जिस वक्त लोग चेरनोबिल में सो रहे थे, एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 लोग उस इलाके में मौजूद थे उस दिन, जिस दिन ये एक्सीडेंट हो रहा था। 1:06 पर न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया, इस बात के लिए कि जब न्यूक्लियर पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो टरबाइन को जनरेटर की मदद से कैसे कूलिंग की जाएगी, कैसे कूल किया जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो जब एक्सपेरिमेंट 1:06 पर शुरू हो गई तो टेक्नीशियन ने देखा कि वहां पर टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा हो रहा था और स्टीम उनसे निकल रहा था। बहरहाल टेक्नीशियन ने बहुत कोशिश के बाद 10-15 मिनट स्टीम बाहर जा रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 से, उनको कंट्रोल कर दिया। ताहम जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उनमें रिएक्शन अनस्टेबल हो गए और 1:23 पर वो टाइम आ गया कि जिस वक्त फिर टेम्परेचर ऊपर होना शुरू हो गए और इतना ज्यादा ऊपर हो गया कि अब या तो एक्सपेरिमेंट को बंद करेंगे या इसको इसी तरह कंटिन्यू करना पड़ा। तो टेक्नीशियन में एक जो इसका सुपरवाइजर था, जो सीनियर था, उन्होंने कहा कि नहीं, बढ़ने दे, छोड़ दे, ये उस वक्त कंट्रोल किया जा सकता था। बहरहाल उन्होंने छोड़ दिए। तो जी जब छोड़ दिया तो 1:23 पर 26 अप्रैल 1986 में 1200 टन वेट, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का वजनी वेट था, वो हवा में उड़ गया। याद रखिए कि ये हिरोशिमा पर 1945 में पड़ने वाले जो बम थे, इससे 4000 गुना ज्यादा था। आजान हो रही है, बाकी आपको सुना रहा हूं। तो जी आजान के बाद आपके साथ, तो ये जी 1200 टन वजनी चेरनोबिल का ये न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 हवा में उड़ गया। तो इस हवा में वाटर वेपर में यूरेनियम और ग्रेफाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट हवा में उड़ गए, रेडिएशन की सूरत में, वेपर की सूरत में, और 3000 फुट तक आसमान की ऊंचाई तक हवा यानी आग फैल गया। वहां पर लोगों में खौफ खैरास फैल गया कि ये क्या हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तक हुकूमत भी इसको छुपा रहा है। तो बहरहाल 28 अप्रैल यानी 2-3 दिन के बाद 1000 किलोमीटर की ये बादल 1000 किलोमीटर दूर स्वीडन के एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट फोर्समार्क न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, वहां पर उसने रेडियो एक्टिव रेडिएशन के लिए आलात नस्ब किए थे। उन्होंने उनको डिटेक्ट किया कि ये कैसे आलात है। पहले तो स्वीडन के इस पावर स्टेशन के ऑफिशियल में दौड़े लग गई कि ये तो हमारे पावर स्टेशन से रेडिएशन निकल रहे हैं, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये तो कहीं और से आ रही है। और फिर स्वीडन के ऑफिशियल ने सोवियत यूनियन के ऑफिशियल को इन्फॉर्म किया कि भाई ये तो इस तरह हो रहा है। तब जाकर सोवियत यूनियन ने हेलीकॉप्टर की मदद से चेरनोबिल पावर स्टेशन पर रेत और इसके साथ साथ बोरिक एसिड ऊपर से फेंकना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आग पर तो काबू पा लिया गया। ताहम इब्तदाई तौर पर, हंगामी तौर पर जो रेस्क्यू ने वहां पर पानी से आग को बुझाने की कोशिश की, अब वहां पर जो पानी थी एक और धमाका होना था, ठीक है ना, जिसकी वजह से फिर हुकूमत ने एक और प्लान बनाई और उस पानी को कंट्रोल करने के लिए लिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, शीशा, जिसकी वजह से वाटर का वहां पर चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर का वहां पर पानी का टेम्परेचर कम हो गया है और धमाके से बच गया। वरना अगर वो धमाका होता तो याद रखिए कि ये 322 किलोमीटर तक इसके असरात होते और आज यूरोप भी, पूरा यूरोप को खाली होना पड़ता। तो ये एक वाकया था, ठीक है ना, एक एटमी हादसा था।
जिससे तकरीबन 4000 से लेकर 93,000 तक लोग मर गए हैं, या वहां पर जो काम करने वाले उसी दिन सिर्फ 2 बंदे ऑफिशियल मरे थे और चंद हफ्तों में 28 तक मर गए। लेकिन आज तक 4000 से लेकर 93,000 तक लोग इस हादसे में अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। ये यूरोप की तारीख में न्यूक्लियर डिजास्टर का सबसे बड़ा हादसा था और आज भी चेरनोबिल पर वहां पर उस न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में बाकी काम कर रहे हैं, वहां पर उसको डांप लिया गया है, कवर से डांप लिया गया है और सियाहों को चेरनोबिल में नहीं छोड़ा जा रहा है। वहां पर जो मकामी लोग हैं अपनी मर्जी से अब वहां पर सेटल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन वहां पर आज तक रेडियो यानी यूरेनियम और ग्रेफाइट के रेडिएशन के असरात आज भी ताबकार शुआओं की असरात लोग महसूस कर रहे हैं और किस्म किस्म की बीमारी, स्किन कैंसर है, इम्यून डिप्रेशन है या जेनेटिक म्यूटेशन है या इसके अलावा दूसरे आंखों की बीमारियां हैं, वहां पर आज भी महसूस किया जा रहा है। तो ये चेरनोबिल एक्सीडेंट के हवाले से एक मुख्तसर आपके साथ कुछ डिस्कशन थी। कमी बेशी कमी बेशी अगर इसमें कहीं पर हुआ हो तो आप निशानदेही करें ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको करेक्ट करें। बहरहाल आपके कोर्स में ये चेरनोबिल एक्सीडेंट इसलिए दिया गया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर से तवानाई हासिल करने का तो ये सबसे सुस्त तरीका है, अच्छी तरीके से हमें एनर्जी हासिल होती है। ताहम दूसरी तरफ ये इंसानों के लिए रेडियो एक्टिव रेडिएशन का सबब बनती है, जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी को फिर बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बजाय हम दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आखिरी टॉपिक भी है और वो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का 19 या 20 वीडियो लेक्चर के साथ मुकम्मल हो जाता है। उस वक्त तक आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।